अनीता प्यारी सी बच्ची को जन्म देती ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अनीता के जाने के बाद विशाल बिल्कुल अकेला हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी छोटी सी बच्ची को कैसे पाले। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और विशाल अकेले अपनी बच्ची की जिम्मेदारी उठाकर थक जाता है, जिस वजह से उसकी नौकरी भी चली जाती है। माँ, मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है। आप तो जानती है ना कि अनीता भी इस दुनिया में नहीं रही। अगर आप कुछ दिनों के लिए यहाँ गांव से आ जाती तो मेरी थोड़ी मदद हो जाती। क्या अनीता इस दुनिया में नहीं रही? बेटा, इतना सब कुछ हो गया और तू अपनी माँ को आज बता रहा है? माँ, मैंने आपसे बात करने की कोशिश करी थी, पर मुझे पता चला कि आप तीर्थ यात्रा पर गई थी। उस दिन के बाद से मेरी आपसे आज बात हुई है। तू चिंता मत कर बेटा, तेरी माँ भी जिंदा है। मैं कल के कल आ रही हूँ। अब आशा बिना कोई देरी किए विशाल के पास पहुंचती है, जहां अपनी सी प्यारी सी पोती को देखकर उसका नाम प्रिंसी रखती है। अब देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। अब आशा की भी उम्र हो चुकी थी। वो अकेले अपनी पोती का ख्याल नहीं रख पा रही थी, इसलिए एक दिन विशाल ऑफिस से घर आता है तो आशा विशाल से कहती है, विशाल बेटा, अब तेरी माँ की उम्र हो चली है। घर के काम और प्रिंसी को अकेले संभालना मेरे बस का नहीं है। तू दूसरी शादी कर ले। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। भगवान ना करे अगर मेरी बेटी की सौतेली माँ ने उस पर अत्याचार किया तो मैं क्या करूँगा। मैंने इसके लिए बहुत से सपने संजोए हैं। विशाल, मैं तेरी परेशानी समझती हूँ, पर तू चिंता क्यों करता है? मैं भी तो हूँ ना माँ। मैं तेरी दूसरी बीवी पर कड़ी नजर रखूंगी। वो चाह कर भी मेरी पोती के साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगी। और भगवान ने चाहा तो क्या पता हमारी प्रिंसी को उसकी सगी माँ से बढ़कर प्यार करने वाली माँ मिल जाए। अब विशाल अपनी माँ की बात मान लेता है और बहुत जल्द वो काजल नाम की एक औरत से शादी कर लेता है। देखो काजल, मैंने तुमसे शादी सिर्फ मेरी बेटी के लिए की है, इसलिए मैं तुम्हें अभी से ही बता देता हूँ कि मेरी बेटी के साथ कभी बुरा मत करना। अगर मुझे जरा भी शक हुआ कि तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया है तो उसी दिन हमारा रिश्ता टूट जाएगा। विशाल जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। प्रिंसी अब मेरी बेटी है। मैं उसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे बेऔलाद क्यों ना रहना पड़े। और मैं वादा करती हूँ तुमसे कि मैं अपनी प्रिंसी को हमेशा खुश रखूंगी, कभी कोई दुख नहीं दूंगी। इस तरह से काजल प्रिंसी का ख्याल रखने लगती है। समय यूं ही बीतता जाता है और प्रिंसी 5 साल की हो जाती है। ऐसे ही एक दिन प्रिंसी को स्कूल जाने में थोड़ा लेट हो जाता है और प्रिंसी इसी बीच स्कूल के ग्राउंड में अकेले खेलने लगती है और खेलते हुए उसके सर पर चोट लग जाती है। अब जैसे ही काजल स्कूल पहुंचती है, वो प्रिंसी के सर से खून निकलता हुआ देख घबरा जाती है। प्रिंसी बेटा, तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी? दिखाओ, कितना ज्यादा खून निकल रहा है। सच सच बताओ, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? किसने मारा तुम्हें? माँ, मुझे किसी ने नहीं मारा। मैं तो बस अकेले खेल रही थी और अचानक से मेरा पैर मुड़ गया और मैं पत्थर पर जा गिरी। मेरी बच्ची, दर्द हो रहा है ना? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। काजल बिना कोई देरी किए प्रिंसी को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाती है और उसकी सर की पट्टी करवाती है। शाम को जब विशाल घर आता है और प्रिंसी के सर पर पट्टी देखता है तो वो गुस्से से बौखला जाता है और काजल से कहता है, जब नई नई आई थी तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं खुद बे औलाद रहूंगी, पर प्रिंसी का प्यार कभी बटने नहीं दूंगी, उसे सगी माँ से बढ़कर प्यार दूंगी, और आज मौका देखते ही मेरी बेटी का सर फोड़ दिया। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला अपनी बेटी का सर क्यों फोड़ूंगी? तुम मुझे बाकी मर्दों की तरह बेवकूफ समझती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह की झूठी बातें करोगी और मैं तुम्हारी झूठी कहानियों पर विश्वास कर लूंगा? मैं अभी माँ को बुलाकर पूछता हूँ, आखिर तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? अब विशाल अपनी माँ को बुलाता है और प्रिंसी के सर पर लगी चोट के बारे में पूछता है। आशा को कुछ नहीं पता होता, इसलिए आशा विशाल से कहती है, विशाल बेटा, आज मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं पूरे दिन से सो रही थी। शाम को जब मैंने प्रिंसी के सर पर चोट देखी, मैंने उससे पूछा तो बहू ने कहा कि स्कूल में खेलते खेलते उसके सर पर चोट लग गई। मुझे समझ नहीं आ रहा तू इतना नाराज क्यों हो रहा है? माँ, नाराज होने वाली बात ही है, क्योंकि प्रिंसी के सर में चोट खेलते खेलते नहीं लगी है, बल्कि इस औरत ने उसका सर फोड़ा है। इतना बोलकर विशाल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। विशाल की आवाज सुनकर प्रिंसी डरती हुई वहाँ आती है और वो देखती है कि विशाल उसकी माँ पर हाथ उठा रहा है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और अपनी माँ को कस के पकड़ लेती है।
नहीं पापा, माँ को मत मारो, माँ की कोई गलती नहीं है। मुझे तो इस स्कूल में चोट खेलते समय लगी थी, माँ की इसमें कोई गलती नहीं है। सच सुनने के बाद विशाल की नजर शर्म से नीचे झुक जाती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। पर अब भी विशाल काजल को शक भरी नजरों से ही देखता है। अब इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और प्रिंसी बड़ी हो जाती है। और ऐसे ही एक दिन विशाल, मैं क्या कह रही थी कि हमारी प्रिंसी की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, उसकी शादी की उम्र भी हो गई है। क्यों ना जल्द से जल्द हम अपनी बेटी की शादी कर दे। मैंने तो उसके लिए एक लड़का भी देख लिया। तुम होती कौन हो मेरी बेटी के लिए लड़का देखने वाली? और ये बात तुम डिसाइड नहीं करोगी कि उसकी शादी कब होनी है और कब नहीं, समझी? मेरी बेटी की शादी मेरे हिसाब से होगी, ना कि तुम्हारे हिसाब से। इतना बोलकर विशाल गुस्से में वहाँ से चला जाता है और शाम को घर आते हुए विशाल का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें विशाल के दोनों पैर टूट जाते हैं और विशाल चल फिर नहीं पाता। और एक दिन खुद प्रिंसी आकर अपने पिता से कहती है, पापा आप माँ पर इतना नाराज मत हुआ करो, माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने ही माँ को कहा था कि आपसे मेरी शादी की बात करें, क्योंकि मैं दिवाकर नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। मुझे डर लगता है कि आप इस रिश्ते के लिए मना न कर दो, इसीलिए मैंने माँ से बात की। पर बेटा, तुम मुझसे क्यों डरती हो? अगर तुम मुझे बता देती तो शायद आज तेरी शादी दिवाकर से हो चुकी होती। पर अब मेरी ऐसी हालत है कि मैं तेरी शादी भी नहीं करवा सकता। तुम दिवाकर से कहना कि वो कुछ समय रुक जाए। पापा दिवाकर और ज्यादा दिन नहीं रुक सकता, उसके घर वाले उसे फोर्स कर रहे हैं। विशाल जी, अगर आप कहें तो क्या मैं प्रिंसी का रिश्ता दिवाकर के घर लेकर जाऊं? शादी की सारी जिम्मेदारी मेरी है, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने प्रिंसी की शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ रखे हैं और हाँ, ज्वेलरी भी बनवा दिया मैंने। तो बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए आप। काजल, तुमने सही कहा था। तुम मेरी बेटी को उसकी सगी माँ से भी ज्यादा बढ़कर प्यार करोगी, पर मैंने ही तुम पर कभी भरोसा नहीं किया। हमेशा तुम्हें शक भरी नजरों से देखा, पर आज तुम मेरी ऐसी हालत में भी मेरी बेटी की शादी करवा रही हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह से अब काजल अकेले ही अपनी बेटी प्रिंसी की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाती है। पूरे गांव वाले काजल की खूब वाहवाही करते हैं और इस तरह से एक सौतेली माँ अपनी बेटी की शादी करती है, जिसे पूरा गांव याद रखता है। अमित एक बहुत गरीब परिवार का लड़का था, जिसके माता पिता भी काफी बीमार थे। अमित एक अमीर घराने की लड़की जिसका नाम रिंकी होता है, वह उसे बहुत प्यार करता था। ऐसे ही एक दिन अमित रिंकी से बोलता है, रिंकी, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। फिर हर्ज ही क्या है? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? अमित, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर तुम तो जानते ही हो ना कि तुम एक गरीब परिवार से हो और मैं एक अमीर घराने की लड़की हूँ। मेरे माता पिता इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। तुम एक बार अपने घर वालों से बात करके तो देखो। मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। मैं तुम्हारे माता पिता को अपने माता पिता की तरह मानूंगा, उनकी हर एक बात मानूंगा। ठीक है, अगर तुम इतना ही फोर्स कर रहे हो तो आज ही घर पर जाकर मैं अपने माता पिता से हमारी शादी की बात करूंगी। इतना बोलकर रिंकी वहाँ से चली जाती है और रात को अमित को फोन करके उससे बोलती है, अमित, मैंने मेरे घर वालों से हमारी शादी की बात की। उन्होंने कल तुम्हें घर पर बुलाया है। वो तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं, इसीलिए कल तुम सुबह टाइम से घर आ जाना। पापा ने कल 10 बजे तुम्हें घर बुलाया है। ठीक है रिंकी, मैं कल सुबह 10 बजे टाइम से तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, गुड नाइट। अमित फोन रखकर सो जाता है और अगले दिन वे ठीक 10 बजे रिंकी के घर पहुँच जाता है, जहाँ वे रिंकी के पिता नितिन से मिलता है और रिंकी के पापा नितिन अमित से बोलते हैं, रिंकी हमारी इकलौती बेटी है। उसे हमने बड़े ही नाजों से पाला है। उसके पास ऐशो आराम की कमी नहीं। उसने मुझे बताया है कि तुम एक गरीब परिवार से हो। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, तुम मेरी बेटी की खुशियों के लिए क्या कर सकते हो? अंकल, आपकी बेटी से मैं बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकता हूँ। अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरी बेटी की खुशियों के लिए घर जमाई बन सकते हो? ये सुनते ही अमित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वे सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद नितिन अमित से बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। इन 3 दिनों के अंदर तुम मुझे अपना जवाब दे देना।
अगर तुम घर जमाई बनकर रहना चाहोगे तो ही मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराऊंगा, वरना मैं उसके लिए हमसे भी बड़े घर का रिश्ता ढूंढ लूंगा। या तो फिर कोई घर जमाई हो जो हमारे साथ रह सके और मेरी बेटी का ख्याल मेरे सामने रख सके। नितिन की बात सुनकर अमित वहाँ से चला जाता है और इस बारे में बहुत सोचता भी है। लेकिन इसी बीच अमित के माता पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और पैसे न होने की वजह से उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। अमित के माता पिता के बाद अमित की जिंदगी में रिंकी के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए वह घर जमाई बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब बहुत जल्द अमित और रिंकी की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद अमित घर जमाई बनकर रहता है, पर रिंकी के माता पिता उसे अपने घर में एक नौकर की हैसियत से देखते हैं। ऐसे ही एक दिन अमित सो रहा होता है, तभी नितिन अमित के कमरे में जाकर उसे बोलता है, लगता है इस घर के दामाद बनने के बाद तुम अपनी सारी बातें भूल गए हो दामाद जी। अपने ससुर की आवाज सुनकर अमित जल्दी से उठता है और अपने ससुर से बोलता है, नहीं नहीं ससुर जी, ऐसा नहीं है। वो दरअसल ऑफिस के काम की वजह से मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया, इसलिए मेरी सुबह आंख नहीं खुल पाई। चलो कोई बात नहीं दामाद जी, अब तो तुम्हारी आंख खुल गई है ना। वैसे मैं तुम्हें ये कहने के लिए आया था कि आज हमारा ड्राइवर छुट्टी पर है और मुझे शहर से बाहर जाना है। अगर तुम मुझे शहर के बाहर छोड़कर उसके बाद ऑफिस जाकर ऑफिस का काम कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने ससुर की यह बात सुनकर अमित को एक पल के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और अपने ससुर की बात मान जाता है। जिसके बाद अमित का ससुर उसे एक ड्राइवर की तरह ट्रीट करता है। ये देख अंदर ही अंदर अमित टूटने लगता है। जिसके बाद वह सारा काम करके घर आता है और जब वह घर आता है तो उसकी सास उससे बोलती है, अरे दामाद जी आ गए आप। मैं और रिंकी कब से आपका इंतजार कर रहे थे और देखो ना, आपको हमारे घर में रहे कितना समय हो चुका है। आप हमारे ही घर का खाते हैं, हमारे ही घर की सारी चीजें यूज करते हैं, हमारे ही टुकड़े पे पल रहे हैं आप, लेकिन आज तक आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए आज आप हमारे लिए एक कप चाय बना दीजिए। मैं और रिंकी आपकी चाय का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी से बना दीजिएगा। पर सासू माँ, घर में और भी नौकर हैं, आप उनसे कह दीजिए। मैं अभी अभी ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, मैं पहले थोड़ा फ्रेश हो जाता तो मुझे अच्छा लगता। अरे रे, मुझे लगता है कि दामाद जी आपको मेरी बातें बुरी लग गई। मैंने तो बस एक बेटे के नाते आपसे ये चीजें कही हैं, लेकिन अफसोस आपने मुझे अपनी माँ नहीं माना। अगर आप मुझे अपनी माँ मानते तो शायद मुझसे इस तरह से बातें ना करते। और दामाद जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी माँ ने आपसे एक कप चाय बनाने को कहती तो आप क्या करते? इतना बोलकर रिंकी की माँ रोने लगती है। ये देख रिंकी को बहुत बुरा लगता है और वे अपने पति को खरी खोटी सुनाते हुए बोलती है, अमित, मैंने और मेरे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, तुम्हें इस घर में रहने की जगह दी, तुम्हें बेटे की तरह सम्मान दिया, तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो, हमारे घर का खाना खा रहे हो, हमारे दिए हुए कपड़े पहन रहे हो, हमारे घर में सो रहे हो, और फिर भी तुमने मेरी माँ के साथ ऐसी बदतमीजी की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, जिस रिंकी के लिए अमित घर जमाई बना था, आज वही रिंकी उसे घर जमाई बनने का ताना दे रही थी। ये सुनकर अमित कुछ नहीं बोल पाता और माफी मांगकर वहाँ से रसोई घर में चाय बनाने के लिए चला जाता है। अमित चाय बनाकर जैसे ही आता है, तभी वहाँ पर रिंकी की सास की कुछ सहेलियां घर आ जाती है और अमित को देख बोलती है, अरे रिंकी बेटा, तुम्हारी माँ ने तो अपने घर में बड़े ही स्मार्ट नौकर रखे हुए हैं। कहाँ से लाई आखिर तुम्हारी माँ इतना सुंदर नौकर? हमें भी दिला दो। अरे यार, ये कोई नौकर नहीं बल्कि मेरा दामाद है। घर जमाई है ना, हमारे ही टुकड़ों पे पलता है। और तुम्हें तो पता है ना कि हम कितने अमीर हैं और ये एक गरीब है, और मेरी बेटी को इस गरीब से प्यार हो गया और बेटी के आगे मुझे झुकना पड़ा। इसलिए हमने भी एक शर्त रखी थी, अगर तुम घर जमाई बनने को तैयार हो तो हम अपनी बेटी से शादी तुम्हारी करवा देंगे। अब लड़के का लालच तो देखो, फटाक से हाँ कर दी इसने, तभी तो हमारे घर में रहता है। अभी खाली बैठा हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज दामाद के हाथ की चाय पी ली जाए। ये सब सुन अमित को बर्दाश्त नहीं होता। बस बहुत हो गया और बहुत करवा ली मैंने अपनी बेइज्जती। मैं यहाँ शौक से घर जमाई बनकर नहीं बैठा, मैं आपकी बेटी से प्यार करता था। इस बात का आपने और आपकी बेटी ने नाजायज फायदा उठाया। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे, उसके बाद मेरी जिंदगी में रिंकी के अलावा और कोई नहीं था।
मैं उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने माँ बाप का दर्जा आप लोगों को दिया। पर आप लोगों ने क्या किया, मुझे घर जमाई से घर जमाई पति और उसके बाद एक नौकर बना दिया। क्या एक दामाद की यही इज्जत होती है अपने ससुराल में? अगर इसे आप लोग इज्जत कहते हैं और मेरे ऊपर एहसान करना चाहते हैं तो मुझे आप लोगों का ये एहसान नहीं चाहिए। और तुम रिंकी, अब मुझे तुम भी नहीं चाहिए। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। इतना बोलकर अमित वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रिंकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। एक घने जंगल में एक चुड़ैल कई वर्षों से तपस्या कर रही थी। तभी उस चुड़ैल के सामने राक्षसों के गुरु प्रकट होते हैं और वो गुरु उस चुड़ैल से कहते हैं, मैं तेरी इस तपस्या से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ। बता, तू क्या चाहती है और ये तपस्या करने के पीछे क्या कारण है? मुझे चुड़ैलों की रानी बनना है। जैसे मैं इंसानों के ऊपर अपना राज कर सकती हूँ, उसी तरह से मैं चुड़ैलों के ऊपर भी अपना राज चलाना चाहती हूँ। मैं जैसा कहूँ वैसा ही हो, यही मैं चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुझे वरदान देता हूँ, लेकिन ये वरदान तभी सफल होगा जब तू मुर्दों की खेती करना शुरू करेगी। 551 लोगों के मुर्दों की खेती करनी है तुझे। जब तू ये गिनती किए हुए मुर्दों की खेती कर लेगी, उसी दिन तू चुड़ैलों की महारानी बन जाएगी। तू जैसा कहेगी वैसा ही सारी चुड़ैलें करेंगी और तू जब चाहे वैसे किसी भी चुड़ैल को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। लेकिन उससे पहले तुझे 551 लोगों की मुर्दों की खेती करनी है। बस इतनी सी बात। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी को भी मार कर उस खेत में खेती करना शुरू कर देगी। जो कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से उस खेत में आएगा, तुझे सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों की खेती करनी है। ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वो तो वक्त बताएगा कि ये तेरे बाएं हाथ का खेल है या फिर कुछ और। जो करना है जल्दी करना, क्योंकि ज्यादा समय व्यर्थ किया या फिर किसी ने तुम्हारा रास्ता काटने की कोशिश करी तो समझ लो तुम्हारा काम खराब। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब चुड़ैल एक गांव के किसी जंगल पर अपना कब्जा कर लेती है और उस जंगल में एक बड़ा सा खुला हुआ खेत होता है। ऐसे ही एक रात कुछ लोग लोटा लेकर शौच के लिए खेत में आते हैं और उस चुड़ैल को बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है। वो फौरन आदमियों के ऊपर हमला करती है और एक एक करके उनकी मुंडियों को तोड़कर उस खेत में फेंक रही होती है। शरीर के हर हिस्से को अलग अलग करके वो खेत में फेंकने के बाद खेती करने वाले हल से खेती करना शुरू कर देती है, जिसके बाद उन व्यक्तियों का नामो निशान तक नहीं मिलता। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब धीरे धीरे उस गांव की जनसंख्या कम होती जाती है। जो कोई व्यक्ति उस जंगल की तरफ आता, वो चुड़ैल उन व्यक्तियों की हत्या करके उनके मुर्दों की खेती किया करती। अब धीरे धीरे लोगों तक ये बात पहुंचने लगी कि उस जंगल में बने खेत में कुछ तो गड़बड़ है। जो कोई वहां जाता है वहां से वापस नहीं आता। ऐसे ही कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, धीरे धीरे गांव की जनसंख्या कम होती जा रही है। सोचने वाली बात तो ये है कि जो कोई इस जंगल में बने खेत की तरफ जाता है वो वहाँ से वापस ही नहीं आता। अगर हम वहाँ जाकर ये पता करने की कोशिश करें कि आखिर क्या बात है, उसमें भी बहुत रिस्क है। क्या पता हम मर जाएं और वहाँ से कभी वापस ही ना आए। लेकिन ऐसे कब तक हाथ पर हाथ रखकर हम बैठ सकते हैं? ऐसे तो हमारे घर परिवार, यहाँ तक कि गांव की पूरी आबादी पर खतरा है। कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसा करते हैं, हम गांव के सरपंच जी के पास जाकर उनसे कोई विचार लेते हैं। गांव के लोग मिलकर सरपंच जी के पास जाते हैं और उन तक ये सारी बातें रखते हैं। तभी सरपंच जी कहते हैं, ये सारी बातें सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जाना मतलब खतरे को न्योता देना है। इससे अच्छा यही है कि मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कितनी भी इमरजेंसी आप लोगों को आ जाए, पर आप उस जंगल में खेत की तरफ नहीं जाएंगे। सरपंच जी, अगर किसी को उस जंगल की तरफ से जाना पड़े फिर वो क्या करेगा? ऐसी मुश्किल घड़ी में हम सभी को एक दूसरे का साथी बनना है। अगर किसी व्यक्ति को उस जंगल की तरफ से जाना पड़ता है तो वो दूसरा रास्ता भी ले सकता है, मगर अपनी जान को जोखिम में ना ही डाले तो ज्यादा अच्छा है। सरपंच जी के कहे अनुसार अब उस गांव के लोग जंगल में बने खेत की तरफ आना जाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। इससे उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल समझ जाती है कि अब लोग पूरी तरह से सतर्क हो चुके हैं,
इसीलिए चुड़ैल अब दूसरा रास्ता अपनाती है। ऐसे ही एक दिन वो चुड़ैल एक गरीब दुखिया का रूप लेकर उस गांव में जाती है और एक घर के पास जाकर भीख मांगती है और कहती है, भगवान के लिए मुझे 2 रोटी दे दो, बहुत दिनों से भूखी हूँ मैं, कुछ नहीं खाया है, भगवान आपका भला करेगा, इस गरीब के ऊपर दया करो। तभी उस घर में से एक औरत निकलती है और वो उस बूढ़ी औरत को कुछ रोटियां देती है। तभी वो अपना भेष बदलती है और चुड़ैल उस औरत को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके बाद वो औरत भेष बदली हुई उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलने लगती है और चलते चलते वो चुड़ैल उसे जंगल में बने खेत की तरफ ले जाती है। वहां ले जाकर उसे मौत के घाट उतार देती है और उसकी खेती करना शुरू कर देती है। अब चुड़ैल का दूसरा पैंतरा काम कर जाता है। अब वो इसी तरह से भेष बदल बदल कर लोगों को उस जंगल में बने खेत की तरफ ले जाती है और वहां जाकर उनको मौत के घाट उतारकर उनकी खेती करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन वो चुड़ैल फिर से एक गरीब औरत का रूप लेकर लोगों से मदद मांगती है। तभी एक व्यक्ति उस चुड़ैल को गरीब दुखिया समझकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारा नजारा सरपंच खड़े होकर देख रहा होता है। चुड़ैल उस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और उसे जंगल में बने खेत की तरफ ले जाती है। तभी वहाँ सरपंच जी और गांव के कुछ व्यक्ति साथ में एक तांत्रिक को लेकर आते हैं। वो दोनों तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। उस मंत्र के उच्चारण से चुड़ैल की शक्तियाँ बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती हैं। तभी बाबा कहते हैं, बता, तू ऐसा क्यों करती है? क्यों लोगों को मार मार कर उनकी खेती कर रही है? तू सच बताएगी या फिर तेरी भी खेती कर दे हम लोग इस जंगल में? तुझे जो करना है तू कर ले, मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। वो दोनों बाबा मिलकर चुड़ैल के ऊपर एक के बाद एक भभूत वगैरह, माता रानी का सिंदूर और साथ में ही बहुत सारे पवित्र मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं। इन सारी चीजों से चुड़ैल को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो हार मानकर कहती है, ऐसा मत करो, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा मत करो, मैं सब कुछ बताती हूँ। मुझे ये वरदान मिला है कि अगर मैं 551 लोगों को मार कर उनके मुर्दों की खेती करूंगी तो मैं चुड़ैल की रानी बन जाऊंगी। इसीलिए मैं गांव के लोगों को मारकर उनके मुर्दों की खेती करती हूँ। स्वार्थी चुड़ैल, तेरा हश्र तो यही होना चाहिए कि तुझे अभी के अभी भस्म कर दे। दोनों तांत्रिक बाबा मिलकर चुड़ैल को अपने तंत्र विद्या शक्ति से बांध देते हैं और पूरे गांव के सामने उस चुड़ैल को जलाकर भस्म कर देते हैं और उस जंगल में बने खेत पर एक पवित्र मंदिर बना देते हैं, जिससे सारी बुरी शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं।